ट्रांसलेशनल मोशन में फीचर ये था कि व्हेन अ बॉडी मूव्स, all the particles of the rigid body move with same linear velocity. All the particles of the rigid body move with same linear velocity. But in the case of rotational motion, all the particles move with different linear velocities. ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे कॉपी हो जाएगा. इनकी सेम क्या रहती है? एंगुलर वेलोसिटी. ये लीनियर वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस फ्रॉम, yes, distance from axis of rotation, radius of the circle in which the particle is moving. Greater the distance from axis of rotation, greater would be the linear velocity of the particle. अब सारे पार्टिकल्स रोटेशनल मोशन में सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं इंडिविजुअल लेवल पे. ये सर्कल सारे एक दूसरे से पैरेलल होते हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होते हैं. हमने दो टाइप के रोटेशनल मोशन का जिक्र किया था, अबाउट फिक्स्ड एक्सिस एंड अबाउट फिक्स्ड पॉइंट. बट हम पढ़ने कौन सा वाले हैं? तो वी आर ओनली गोइंग टू स्टडी रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड पॉइंट. मतलब पूरे के पूरे चैप्टर में जब भी हमें कोई डेरिवेशन के लिए कंसिडरेशन लिखना पड़ेगा तो हमारा कंसिडरेशन यही रहेगा कि वी आर कंसिडरिंग अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, ईदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये हमारा केस रहने वाला है. इसके अलावा हमने सेंटर ऑफ मास सीखा था, लेकिन वो इससे कुछ लेना देना नहीं है आगे वाले टॉपिक से, तो मैं वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी. अब वो वीडियो वाले लेक्चर में देख ले, रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लेना. फिर उसके बाद सेकंड जो सेशन था उसमें हमने सीखा था वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में. अब वेक्टर प्रोडक्ट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, आज हमें काफी यूज भी होने वाला है. वेक्टर प्रोडक्ट कहता क्या है कि अगर दो वेक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करो सच दैट रिजल्टेंट क्वांटिटी भी आपको वेक्टर मिल जाए, तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन को बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों बोल सकते हैं. The magnitude of the physical quantity is the new quantity is given by AB sin theta, where theta is the angle between A and B, and its direction would be n cap, such that n cap is perpendicular to both A and B. अगर मान लीजिए ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, तो n cap इनसे परपेंडिकुलर होगा दोनों से, मतलब या तो बाहर की तरफ आता होगा या अंदर की तरफ जाता होगा, इन दोनों से परपेंडिकुलर रहेगा पर. और इसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल. व्हाट डज राइट हैंड थंब रूल स्टेट्स कि अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में रख दो, कीप योर राइट हैंड का फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, कर्ल इट टुवर्ड सेकंड, तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है दैट डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, A क्रॉस B का डायरेक्शन. तो अगर मुझे A क्रॉस B करना हो तो मैं ऐसे कर्ल करूंगी, B क्रॉस A करना हो तो मैं ऐसे कर्ल करूंगी. फर्स्ट फिंगर राइट हैंड की फिंगर्स पहले B वेक्टर की तरफ होनी चाहिए. एंड वी आर सपोज टू कंसिडर एंगल्स विच आर बिटवीन 0 to 180 डिग्री. ये एंगल हम नहीं ले सकते, कंसिडर कर नहीं सकते. मतलब हमें छोटा वाला एंगल कंसिडर करना रहेगा, बड़े वाला एंगल हम कंसिडर करके फिंगर्स को कर्ल नहीं कर सकते हैं. हमने इसमें यूनिट वेक्टर की भी कुछ खास बात सीखी थी. दो चीजें जो सीखी थी वो था पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स इज 0, क्योंकि एंगल बिटवीन देम इज 0. अगर साइन 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा पैरेलल वेक्टर्स का. एंटी पैरेलल वेक्टर्स का भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहता है? 0. और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है मैक्सिमम, विच इज गिवन बाय A इंटू B, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू होता है मैक्सिमम, तो मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय A इंटू B. इसके अलावा हमने सीखा था आई कैप क्रॉस आई कैप होता है 0. सेम लॉजिक के हिसाब से पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0. जे कैप क्रॉस जे कैप इज ऑल्सो 0. के कैप क्रॉस के कैप इज ऑल्सो 0. तो इन सब का वेक्टर प्रोडक्ट आपस में 0 होता है. बट अगर मैं आई क्रॉस जे करूं तो मुझे मिलता है के, जे क्रॉस के करूं तो मुझे मिलता है आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप करूं तो हमें मिलेगा जे कैप. बट प्रॉब्लम ये है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए.
क्योंकि when you will see the direction of the vector, it will be exactly opposite of what we were getting in A cross B. So A cross B is not equal to B cross A. In fact, A cross B is equal to minus of B cross A. So अगर मैं यहाँ पे I cap cross J cap की जगह J cap cross I cap लिख देती हूँ तो मुझे आंसर में मिल जाएगा माइनस K cap. K cap cross J cap would be equal to minus I cap. एंड आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जी कैप. ये हमने मेन भाई कल किया था जो आज हमें यूज होने वाला है. आन्या, प्रियांशी एंड यश प्लीज ट्राई टू कोप अप. और तनय भी, आप लोगों ने कल क्लास अटेंड नहीं किया था, इसके लिए मैं ये थोड़ा क्विक रिव्यू मैंने ले लिया कल का. ठीक है. इसके अलावा एक मेजर टॉपिक और हमने किया था सेंटर ऑफ मास, बट वो हमारे आज के सेशन से रिलेटेड नहीं, इसलिए मैं ज्यादा अभी उसके डिटेल में नहीं जाती हूँ, उसका रिव्यू नहीं करवाती हूँ. मेन रिव्यू यही था. वेक्टर प्रोडक्ट आज हमें काफी जगह पे यूज होने वाला है. राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन पे. आज का सेशन है हमारा सर्कुलर मोशन से स्टार्ट होता हुआ. आप सबको याद है हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था पहले 4th चैप्टर में. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करके हमें आया था. और जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो हमने सीखा था कि एक सर्कुलर मोशन में हम 3 अलग अलग क्वांटिटीज एक्स्ट्रा डिफाइन कर सकते हैं. 1 इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, 2 इज एंगुलर वेलोसिटी, 3 इज एंगुलर एक्सेलरेशन. सो मैं यहाँ पे स्टार्ट टॉपिक वहीं से करूंगी कि लेट से एक सर्कुलर मोशन हो रहा है. ये इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है, ये फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है. The angle covered by the initial position vector and final position vector is delta theta. The angle covered by initial position vector and final position vector is delta theta. This delta theta is nothing but angular displacement of the particle. इसी को हम बोल देते हैं angular displacement. इसका कोई मुझे बता सकता है what is the unit of angular displacement? Radians. रेडियंस. वेरी गुड. इसका यूनिट होता है रेडियंस. और इसके हिसाब से ही हम आगे बाकी क्वांटिटीज भी डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट क्वांटिटी विच वी आर कमिंग टू इज एंगुलर वेलोसिटी. जैसे लीनियर वेलोसिटी था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. अच्छा, कोई जरूरी नहीं आपको यहाँ पे डेल्टा थीटा लिखना, आप खाली थीटा भी लिख सकते हो, दैट्स ओके. सेम इसी की वजह से इसका यूनिट बन जाएगा रेडियन पर सेकेंड. ओमेगा का ऐसा यूनिट वुड बी रेडियन पर सेकेंड. एंड लास्ट क्वांटिटी विच वी आर गोइंग टू सी इज एंगुलर एक्सेलरेशन. It would be defined in the same manner linear acceleration is defined. Linear acceleration was rate of change of linear velocity with respect to time. So angular acceleration would be rate of change of angular velocity with respect to time. अगर मैं इसका यूनिट लिखने जाऊं तो it would be radian per second square. रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा. इनके सारों के मुझे लीनियर वाली जो फैक्टर्स है उनके साथ रिलेशनशिप भी डिराइव करने हैं, बट उससे पहले मैं आपसे इनके डायमेंशंस पूछने चाहूंगी. व्हाट इज द डायमेंशन फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? रेडियन का डायमेंशन क्या होता है? M0 L1 T0. M0 L1 T0 is wrong. डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी ना. इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. परफेक्ट. ये एक एसआई यूनिट है जिसका मतलब ये एक वो क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट नहीं है बट डायमेंशंस होते. सॉरी, एसआई यूनिट है बट डायमेंशंस नहीं होते, याद रखना. तो रेडियंस हैज नो डायमेंशंस. नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी. मैम -1. T raised to -1. Angular acceleration. raised to -2. -2. T raised to -2. Yes. So ये हमारे 3 क्वांटिटीज हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, जिनके यूनिट्स और डायमेंशन हमने लिख दिए विद देयर फॉर्मूला. नाउ लेट्स जंप टू
how are they related with linear displacement, linear velocity and linear acceleration? वो find out करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर देती हूँ इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक. A vector drawn from initial position to final position is known as Resultant vector. सर्कल की भाषा में बोलना है या फिर ये फिजिक्स वो उसकी भाषा में? किसी की भाषा में बोल के बताओ, हम देखते हैं क्या मैम आपको भाषा. सर्कल में उसको कॉर्ड बोलते हैं. नहीं, सर्कल वाली भाषा नहीं चलेगी फिर. Resultant vector. मैम तो नहीं, फिर रिजल्टेंट वेक्टर इज रॉन्ग. रिजल्टेंट वेक्टर. नहीं, रिजल्टेंट वेक्टर इज रॉन्ग. पोजीशन वेक्टर इज रॉन्ग. ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है. मैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक शॉर्टेस्ट वेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ. अब तो गेस कर लो. Displacement vector. Displacement vector. It is known as displacement vector. The shortest distance between initial and final position. Delta S बोलते थे हम इसको. Right? अगर हम रिलेट करें तो पैरेलैक्स के फॉर्मूला से थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर से रिलेट होता है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय आर. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट रेडियस. ये पर यूनिट पोजीशन वेक्टर, एक्चुअली रेडियस बोलना ज्यादा सही रहता है. फिर एंगुलर वेलोसिटी के लिए लिखते हैं. एंगुलर वेलोसिटी वाज गिवन बाय डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. ये हमारा पहला रिलेशनशिप हो गया. सेकेंड में यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा एस अपॉन आर डेल्टा टी. कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज डेल्टा एस अपॉन आर डेल्टा, सॉरी डेल्टा टी नोन एज? मैम डेल्टा थीटा. नो, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी. अच्छा. Delta V. V velocity. Omega is equal to V by R. So V is equal to omega into R. अगर कोई पूछे मैग्नीट्यूड वाइज ओमेगा और V कैसे रिलेटेड है तो ये बताने का है आपको. V is equal to omega R मैग्नीट्यूड वाइज. चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं एक्सेलरेशन पे. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी. डेल्टा ओमेगा की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो डेल्टा V बाय R डेल्टा टी. व्हाट इज डेल्टा V बाय डेल्टा टी नोन एज? Acceleration. Acceleration. So alpha is equal to A by R या A is equal to alpha into R. दोनों ही चलते हैं. These are the relationship between V omega A alpha. ध्यान रखना. ये सब आपको 1 मार्कर्स में पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट, इसके आगे हमें डिराइव करना है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, बट दिस टाइम वेक्टोरियली, नॉट सिंपली मैग्नीट्यूड वाइज, वेक्टोरियली हाउ दे आर रिलेटेड, वो हमें डिराइव करना है. वो डेरिवेशन कर सकने से पहले मुझे कुछ प्री रिक्वेस्टिव्स याद आ रहे हैं जो आपको पता होने चाहिए. फर्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन? Ma'am, perpendicular to the direction of acceleration. So where is it pointing? Towards the center of the circle. No, acceleration points towards the center of the circle. Ma'am, therefore the velocity will be perpendicular to it. हाँ, तो where it will be acting, कुछ नाम है उस direction. No, radial is the direction for acceleration, madam. टुवर्ड्स द सेंटर कोई एक्ट करता है तो वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, इसीलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला जाता था. टेंजेंशियली. टेंजेंशियल. अरे भाई भूल जाते हो आप लोग चलते चलते. टेंजेंशियल होता है, आपने नहीं सीखा हुआ वो स्टोन वाली बात याद है? हम स्ट्रिंग से स्टोन लेके ऐसे घुमाते थे, फिर बोलते थे आप अगर स्टोन को आप छोड़ोगे तो वो उस पॉइंट के टेंजेंशियल भाग जाएगा आगे की तरफ. ये 9th स्टैंडर्ड में ऐसे एक्टिविटी आता था कि आप ऐसे आने बोले मैम 9th सीरियसली, आप आपको लगता है 2 साल पहले की बात याद होगी हमें, बट मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप जब ऐसे स्ट्रिंग को लेके घुमाते हो और कोई चीज को छोड़ोगे
तो जिस पॉइंट पे आप छोड़ोगे उस पॉइंट से टेंजेंशियल चला जाएगा। वहां हमने पहली बार सीखा था डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन इज टेंजेंशियल एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। और इस साल हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम ऐसे एरोज ड्रॉ करते थे, याद है आपको? वो एरोज क्या रिप्रेजेंट करते थे? दे रिप्रेजेंट नथिंग बट वेलोसिटी। ये पहला एक प्री रिक्वेस्टिव था। दूसरा हमें पता होना चाहिए कि रोटेशनल मोशन के टाइम हर एक पार्टिकल किस टाइप का मोशन करता है? ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन each particle of the rigid body undergoes which kind of motion? Circular motion. Circular motion अभी बताया बाबा थोड़ी देर पहले। ये देखो, all the particles move with different velocity, same angular velocity। इसके बाद मैंने दो टर्म बोले थे कि ये सारे सर्कुलर मोशन में होते हैं, सारे सर्कल्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होते हैं, ये मैंने बताया था। तो रोटेशनल मोशन में भी ऐसा हो रहा है, सारे के सारे पार्टिकल्स अंडरगो रोटेशनल मोशन। थर्ड प्री रिक्वेस्टिव। मैम पर रोटेशनल मोशन में वो तो एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट होता है और सर्कुलर में तो वो क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस पे घूमता है मैम। हाँ, तो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, ये मान लो रिजिड बॉडी है, ये फिक्स्ड एक्सिस है, इसके अबाउट कोई घूम रहा है, तो एक पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो वो कैसा मोशन कर रहा है? टेल मी। वो सर्कुलर कर रहा है। बस वही लिखा है मैंने, ईच पार्टिकल अंडरगोज सर्कुलर मोशन, राइट। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, ओरिजिन से किसी पॉइंट तक जो वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, दैट वेक्टर इज नोन एज, ये तो कल मैंने पूछा था और कल आधी क्लास फेल हो गई थी इसमें। किसी को आता है कि ये अभी? तो नुपुर गर्दन हिला रही हो तो आंसर भी बता दो। पोजीशन वेक्टर। A vector drawn from origin to a point P is known as position vector. And last prerequisite is triangle law of vector addition. क्या आता है क्या आप लोगों को? ट्राइंगल लॉ क्या कहता था? एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल हो तो पहले के टेल से दूसरे के हेड पे जो वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ये ट्राइंगल लॉ की लेमन्स लैंग्वेज में, भाषा में अगर मैं बोलूं तो ये था ट्राइंगल लॉ कि when two vectors are connected head to tail such that the tail of the second is connected to the head of the first, then a vector drawn from the tail of the first to head of the second is known as resultant vector of those two vectors. ये चार चीजें हमें आती है तो हम डेरिवेशन करने के लायक हैं। बोलो आती है क्या सब लोगों को? अब आती है क्या सब लोगों को? तान्या स्माइल करिए, तान्या को तो आ गया, मतलब बाकी लोग स्माइल करते हुए मेरे को दिख नहीं रहे हैं, बाकी लोग दुख में लग रहे हैं। शनूफी देखो कितने दुख में। शनूफी किस बात का दुख मना रही है? कि बारिश में तुम पढ़ रही है? क्या करें, देख मैं भी तो बारिश में पढ़ा रही हूँ। क्या बारिश नहीं पसंद, चश्मे खराब हो जाते हैं, बाहर निकल ही नहीं सकते। अच्छी बात है, बस अभी अच्छी बात है। आई एम ऑल्सो अ स्पेक्स वाला पर्सन, डोंट वरी, वी फील द सेम, आई फील यू। ओके, सो लेट्स, बारिश में हम अंदर बैठे, शनोफी आज चश्मे ना खराब करके हम पढ़ाई कर रहे हैं। देख, रिलेशन बिटवीन हम डिराइव कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, but this time we are going to derive it vectorially with the directions. तो ये डिराइव करने के लिए थोड़ा विजुअलाइजेशन का सेकंड लेवल चाहिएगा भाई, क्योंकि सिंस आप मेरे सामने नहीं हो, मोबाइल फोन के सामने हो, कोशिश करना आप विजुअलाइज कर सको चीजें हमारे साथ, राइट। कंसिडरेशन हमारा इसमें फिक्स्ड रहेगा कि वी कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ये मेरी पहली लाइन रहेगी हर डेरिवेशन में। We consider a rigid body rotating about fixed axis in anti-clockwise direction. मैंने इस बार anti-clockwise ले लिया अभी, ठीक है। तो आप assume कीजिए ये पर्पल जो स्केच दिख रहा है आपको, ये है मेरा फिक्स्ड एक्सिस, इसके अराउंड पूरी की पूरी रिजिड बॉडी है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, हर बार हम ऐसे चालाकी करेंगे, हम बोलेंगे
कि हम रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं, बट वी विल ओनली कंसिडर वन पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी टू डिराइव द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. हाउ मेनी पार्टिकल्स वी आर गोइंग टू कंसिडर? वन पार्टिकल. एक पार्टिकल कंसिडर करेंगे और उसको बाद में जनरलाइज कर देंगे. तो इसमें भी सेकेंड स्टेटमेंट मेरा यही है कि वी विल कंसिडर वन पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी विच इज रोटेटिंग अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस. अब ये एक पार्टिकल देखिए इस टाइप का सर्कुलर मोशन कर रहा होगा और बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं ये सर्कुलर मोशन जो है वो ऐसा जा रहा होगा. नहीं, एक्चुअली ऐसा जा रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज. आपकी साइड से पता नहीं कौन सा एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, आपको जो भी एंटी क्लॉकवाइज लगे वो ले लेना. ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी. मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो मैं इस पूरे सर्कल में कोई एक ही पार्टिकल ले रही हूं, तो इस पूरे पार्टिकल पे मैं ये वाला पार्टिकल, ये एज वाला जो है ना यहाँ पे, वो पार्टिकल ले लेती हूँ. इसको मैं आपको डायग्राम में दिखा रही हूँ. जो मैं बात बोली आप ट्राई करो उसको विजुलाइज करने का. ये मेरा फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके अराउंड एक रिजिड बॉडी घूम रहा था जिसका एक पार्टिकल, ये पी पार्टिकल मैंने कंसिडर किया है. इसका आधा सर्कल इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है और आधा सर्कल आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर. तो जो इनटू है उसके लिए मैंने डैश्ड लाइंस ड्रॉ कर दी, डैश्ड सर्कुलर आर्क ड्रॉ किया है, और जो आउट ऑफ द प्लेन है उसमें बोल्ड सर्कुलर आर्क मैंने ड्रॉ किया है. ये बाहर की तरफ निकल रहा है और ये अंदर की तरफ जा रहा है. एंड बॉडी इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा मेरे लिए. Is it clear to everyone? All right. अब जब भी हमें ये एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए हो ना, तो याद रखना बॉडी अगर क्लॉकवाइज घूमती है, क्लॉकवाइज मतलब ऐसा ही घूमेगी, क्लॉकवाइज घूमे तो अपनी फिंगर्स की, राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करो. थंब जहां पॉइंट करेगा दैट वुड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. तो क्लॉकवाइज में ये एंगुलर वेलोसिटी लग रहा है अंदर की तरफ. जब कोई वेक्टर अंदर की तरफ जाता है उसको क्रॉस साइन से डिनोट किया जाता है. इफ अ वेक्टर इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स इट इज डिनोटेड बाय क्रॉस साइन. बट अगर ये घूम रही होती एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज एज इन ये वाला डायरेक्शन, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो मेरी फिंगर्स को मैंने कर्ल किया, इस बार थंब पॉइंट कर रहा है बाहर की तरफ, तो एंगुलर वेलोसिटी लग रही है बाहर की तरफ. बट ये तो वो केस है जब मेरा सर्कल इस प्लेन में हो, इस प्लेन में. अभी के केस में क्या है, मेरा सर्कल ये वाले प्लेन में है भाई. दिस इज मतलब अंदर बाहर है, वाई जेड प्लेन में है मेरा सर्कुलर मोशन. तो आप इसी की डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज करके देख लीजिए. आप एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो आपका ये वाला डायरेक्शन आ जाएगा. ठीक है, नोट्स के वैसे असम्पशन के हिसाब से शायद उन्होंने क्लॉकवाइज ले रखा होगा डायरेक्शन को. यार अपने नोट्स के कोहेरेंस में ही चलते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए आप लोगों को भी पढ़ने में. डिराइव इससे भी हो जाएगा बट जब आप बाद में रेफर करेंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम आए, तो इसको अपने क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन ले लेते हैं. ठीक है, ताकि आपके नोट्स और टेक्स्ट बुक दोनों के कोहेरेंस में आ जाए. अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी उन्होंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही ले रखा है. लेकिन आपको आई होप ये क्लियर हो गया व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी. अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो एंगुलर वेलोसिटी नीचे की तरफ पॉइंट कर रही होती अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. बट अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज की वजह से एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही होगी. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर. If a body is rotating clockwise, the angular velocity would be acting along the axis of rotation. Now, I need to consider an origin. ये जो O point मैं डिनोट कर रही हूँ ये ओरिजिन है मेरा. ओरिजिन से P तक एक वेक्टर ड्रॉ किया मैंने. What is this vector known as? Position vector. पोजीशन वेक्टर. वेरी गुड. हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि इन सारे सर्कल्स का सेंटर कहाँ लाई करेगा? सारे सर्कल्स का सेंटर कहाँ लाई करेगा? फिक्स्ड एक्सिस पे, राइट?
तो ये फिक्स्ड एक्सिस पे ये जो सी मैंने लिखा है ये मेरा सर्कल का सेंटर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक वेक्टर मैं ले लेती हूँ ओसी और सीपी ले लेती हूँ मैं तीसरा वेक्टर। ये सीपी पता है क्या है? इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। आर परपेंडिकुलर से डिनोट किया है। अब ये आर परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, बस दैट्स द ओनली लॉजिक। और कोई लॉजिक नहीं इसको आर परपेंडिकुलर नाम देने का। हम चाहते तो R1, R2, R3, R4, R डैश, R डबल डैश, R ट्रिपल डैश जो देना था वो दे सकते थे, बट टेक्स्ट बुक में उन्होंने आर परपेंडिकुलर दे दिया, इसलिए मैंने भी आर परपेंडिकुलर दे दिया। ठीक है, इट इज जस्ट अ डिनोशन। क्यों इसको ऐसा नाम दिया? क्योंकि इट इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट्स द ओनली केस। सो अब आपको मैं वेक्टर्स दिखा रही हूँ। ये है आर वेक्टर, ये है ओसी वेक्टर और ये है सीपी वेक्टर, या जिसको मैं हम और क्या बोल सकते हैं, आर परपेंडिकुलर वेक्टर। ये ओपी वेक्टर जिसको हम बोल सकते हैं आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, राइट। सो अगर ये केस है हमारा, हाँ अगर ये केस है हमारा, तो हम क्या बोल सकते हैं? बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओसी प्लस सीपी, ओसी plus CP must be equal to OP vector. Do you all agree to this? By triangle law of vector addition, OC plus CP is equal to OP. OC plus CP is equal to OP. Now OC की जगह तो कुछ लिख नहीं सकते, बट CP की जगह हम लिख सकते हैं R परपेंडिकुलर और OP की जगह हम लिख सकते हैं R वेक्टर, राइट। दोनों साइड ओमेगा क्रॉस करवा दीजिए, ओमेगा क्रॉस ओसी प्लस आर परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ओमेगा क्रॉस ओसी प्लस आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। कैन वी राइट इट एज ओमेगा क्रॉस ओसी एक साइड पे प्लस ओमेगा क्रॉस आर परपेंडिकुलर दूसरी साइड पे इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये क्या किया हमने? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया। 2 into 3 plus x is 2 into 3 plus 2 into x, ऐसा कर सकते हैं ना हम। वही हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है। ओमेगा लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, ओसी लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। ओमेगा ओसी दोनों ऊपर की डायरेक्शन में लगे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दी टू? 0 डिग्री। और अगर वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 होता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट का सम प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0। ओमेगा क्रॉस ओसी विल टर्न आउट टू बी 0। रीजन, द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम इज 0 डिग्री। नेक्स्ट ओमेगा क्रॉस आर परपेंडिकुलर की बात करते हैं। ये आ जाएगा ओमेगा आर परपेंडिकुलर साइन 90, क्योंकि ओमेगा लग रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग और आर लग रहा है इस प्लेन में। सो द एंगल बिटवीन द टू इज 90 डिग्री। बट डायरेक्शन वो कैसे ढूंढेंगे? हाउ विल वी फाइंड द डायरेक्शन? भूल गई पब्लिक। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। रखिए राइट हैंड की फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर, कर्ल इट टुवर्ड्स आर परपेंडिकुलर। थंब कहां पॉइंट कर रहा है? इनवर्ड्स। इनवर्ड्स ऐसा बोल दे हम। आपके लिए फोन में शायद डाउनवर्ड्स होगा, मेरे लिए इनवर्ड्स है, नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है भाई। ठीक है, इनवर्ड डाउनवर्ड ही बोलेंगे। नहीं, डाउनवर्ड्स इसको बोलते हैं बेटा। ओके ठीक है, तो ये होता है ओमेगा क्रॉस आर। अब आप चेक कर सकते हैं ओमेगा आर परपेंडिकुलर साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, डायरेक्शन है इनवर्ड्स, इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। क्या ये मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के जैसा है कि नहीं है? v इज इक्वल टू ओमेगा आर हमने डिराइव किया था, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। क्या ये मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के जैसा है?
हाँ है, तो अब डायरेक्शन भी चेक करनी पड़ेगी। अगर पार्टिकल का मोशन इस तरीके से हो रहा है, पार्टिकल का मोशन इस तरीके से हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस पॉइंट पे जाके इट शुड पॉइंट टेंजेंशियली इनवर्ड्स। डू यू ऑल एग्री टू इट? सर्कुलर मोशन में दिखाती हूँ आपको, ये सर्कल है जिसमें मेरे को शनोफी ने बताया मैम आपने जो डायरेक्शन ली है वो एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज ही है, आप इसको गलत नहीं करो, है ना। तो ये एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने लिया। इधर मैं एंटी क्लॉकवाइज देखूं तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसा जा रहा होगा। इस पॉइंट की मैं बात करूं, इस पॉइंट की मैं बात करूं तो इस पॉइंट पे अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो इट शुड पॉइंट टेंजेंशियली इनवर्ड्स, वेलोसिटी शुड पॉइंट टेंजेंशियली इनवर्ड्स। तो डायरेक्शन भी वेलोसिटी के जैसा है। आर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ करस्पॉन्ड टू व्हाट? वेलोसिटी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल टू वी वेक्टर। लेकिन ये स्टेटमेंट लिखे बिना आप लिख दोगे तो नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड भी वेलोसिटी के जैसा है, डायरेक्शन भी वेलोसिटी के जैसी है। इसी वजह से हम ओमेगा आर परपेंडिकुलर इनवर्स लिख सकते हैं वेलोसिटी, अदरवाइज हम नहीं लिख सकते। एंड दिस इज हाउ वी डिराइव ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल टू वी वेक्टर। बोलिए किसी को कोई डाउट? Any doubts? Priyanshi, Tanadhir. You can react with a thumbs up if you don't have any doubt. All right. So I hope ये clear है। प्रथम, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? नो मैम। अरे बाबू, हाँ speed मैम बहुत आपका आवाज चला कट हो रहा है। I'm having a good speed over here. I'm getting a speed of 1 Mbps. I don't know क्यों ऐसा हो रहा है। मैम हाउ मच MBPS? 1 Mbps। दैट इज लो। नो, ये बहुत तेज है। रेगुलर क्लासेस में इतनी नहीं आती है कभी मुझे स्पीड। मैम अभी भी आपकी आवाज कट रही है। Maybe it is because of the weather, because यहाँ पे तो अच्छी खासी स्पीड आ रही है मुझे। अगर बहुत ज्यादा ही आपको आवाज में दिक्कत हो तो प्लीज लेट मी नो। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें लेना है वो है टॉर्क। या मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको हम बोलते हैं। What is the cause of translational motion? कोई भी ऑब्जेक्ट कब ट्रांसलेशनल मोशन में जाता है? कोई भी ऑब्जेक्ट कब ट्रांसलेशनल मोशन में जाता है? मैम जब उसकी पोजीशन एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहे। पर कब होती है? अपने आप से हो जाती है चेंज? नहीं मैम, तो कैसे चेंज होती है? मैम वो एक फिक्स पॉइंट के आजू बाजू में घूमता रहता है।
पर चेंज कैसे होते, फिक्स्ड पॉइंट के आजू बाजू में नहीं घूमता है, दैट इज द रॉन्ग वे टू से थिंग्स। एक्सटर्नल फोर्स के वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, cause of translational motion is external force। तो अगर ट्रांसलेशनल मोशन को कोई कॉज करता है वो फोर्स है, तो जो रोटेशनल मोशन को फोर्स ये प्रोड्यूस करेगा उसका नाम क्या रखेंगे हम, टॉर्क। The cause of rotational motion is torque. It is because of torque the object starts rotating about a certain body, या इसको दूसरा नाम दिया गया है मोमेंट ऑफ फोर्स। ये टॉर्क है किसकी इक्वल, पहले तो डिनोट किससे करते हैं, तो ऐसा ग्रीक सिंबल है हमारा जिसको हम बोलते हैं टाउ। इट इज नोन एज टाउ। टाउ is given by r cross f, where r is the position vector at which you are finding torque and f is the force acting on that particle. r is the position vector of the particle at which you are finding torque and f is the force acting on that particle. अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो हम बोलेंगे it is given by r f sin theta, where theta is the angle between r and f। और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम बोलेंगे we will use right hand thumb rule। फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमने सीखा कि the cause of rotational motion is torque। बेसिकली जो काम फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन में करता है वही काम टॉर्क रोटेशनल मोशन में करती है। टॉर्क का फॉर्मूला है r क्रॉस f, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल टाउ। मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो rf sin थीटा, एंड राइट हैंड थंब रूल से हम फाइंड आउट करके रख सकते हैं। अब ये राइट हैंड थंब रूल में अगेन रूल्स तो सेम ही रहने वाले हैं कि थीटा शुड बी टेकन बिटवीन 0 to 180 डिग्री and angles must be between r and f। उससे हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा। अच्छा, जैसे अब मान लीजिए ये मेरे पास एक बुक पड़ी है, इस पे मुझे फाइंड करना है कि क्या टॉर्क लग पाएगा। इसके बहुत सारे पॉइंट्स ले रखे हैं, एक पॉइंट ये, फिर दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, और एक फिक्स्ड एक्सिस पे। तो मैं आर वेक्टर देखूं ना, जिसका आर वेक्टर सबसे ज्यादा होगा उस पे टॉर्क सबसे ज्यादा लगेगा। तो ये लास्ट वाला पार्टिकल है उस पे टॉर्क सबसे ज्यादा लगेगा। बट मैं फोर्स यहाँ पे आके लगा दूं, कैन यू एक्सपेक्ट कि नोटबुक खुल जाएगा अपने आप से? मैं यहाँ पे 1000 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ, ये अपने आप खुल सकती है बुक? नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज r is 0 in this case। अगर r 0 है तो टॉर्क का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 0। Greater the distance from the axis of rotation, greater would be the value of torque। बट सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं करता, ये थीटा पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए मैं फोर्स लगाऊं तो सही, बट इंस्टेड ऑफ इसको ऐसे खोलने की बजाय, ऐसे ऊपर उठाने की बजाय, मैं कैसे फोर्स लगा रही हूँ? इस डायरेक्शन में कि भाई खुल, अरे भाई खुल जा, अरे भाई खुल जा, ऐसे मैं 1000 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ। कोई मतलब है उस फोर्स का? नो। व्हाई? बिकॉज इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो इसी डायरेक्शन में आएगा और मेरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। एंगल बिटवीन द टू इज 0 डिग्री। इट इज सेम एज आप अपने डोर को, कोई घर में दरवाजा जो होएगा ना, एक्सेप्ट फॉर द स्लाइडिंग डोर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, जो हैंडल से खुलने वाले दरवाजे होते हैं, उसको हम हैंडल की बजाय एकदम एज जहां पे हिंजेस लगे हुए होते हैं ना, वहां से खोलने का ट्राई करें। क्या खुलेगा? कभी नहीं। भले टूट जाएगा भाई, खुलेगा नहीं। आप दया बन सकते हो बट दरवाजा खुलेगा नहीं, टूटेगा जरूर, ऐसा वाला केस होएगा, राइट? और अगर आपने फोर्स भी गलत एंगल पे लगाई, सच दैट थीटा 0 डिग्री हो या थीटा 180 डिग्री हो, ऐसे एंगल पे आप फोर्स लगा रहे हो, तब भी नहीं खुलेगा वो, राइट?
हमारा एंगल, आइडियल एंगल कितना होना चाहिए सो दैट टॉर्क मैक्सिमम हो जाए? मैक्सिमम टॉर्क के लिए व्हाट शुड बी द एंगल? 90 डिग्री। 90 डिग्री, वेरी गुड। तो टॉर्क के दो सिनेरियोज हम रखते हैं, एक मैक्सिमम टॉर्क, वो कब होएगा जब थीटा हमारा है 90 डिग्री, और नेक्स्ट हम रखेंगे मिनिमम टॉर्क। मिनिमम टॉर्क का वैल्यू होता है 0। ये 3 केसेस में पॉसिबल है, या तो थीटा 0 डिग्री हो जाए, या थीटा 180 डिग्री हो जाए, या फिर आर ही 0 हो जाए। ये तीनों केसेस में टॉर्क का वैल्यू क्या आएगा? 0। नेक्स्ट, अगर मैं इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड यूनिट फाइंड करूं, तो यूनिट क्या बनेगा? फोर्स की वजह से न्यूटन और आर की वजह से मीटर, तो इट वुड बी न्यूटन मीटर। और अगर मेरे को डायमेंशंस लिखने हो तो डायमेंशंस वुड बी गिवन बाय ml t-2 फोर्स की वजह से एंड लेंथ मीटर की वजह से लेंथ, तो डायमेंशंस वुड बी ml2 t⁻²। ये मेरे टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया। We are done about the torque. किसी को इसी में डाउट हो तो प्लीज बोल सकते हैं, अदरवाइज we will move ahead. All right. नेक्स्ट क्वांटिटी जो हम लेने वाले हैं वो है लीनियर मोमेंटम का एनालॉगस। लीनियर मोमेंटम जो काम करता था हमारे ट्रांसलेशनल मोशन में, उसका एनालॉगस आया है एंगुलर मोमेंटम, डिनोटेड बाय एल वेक्टर, नोन एज एंगुलर मोमेंटम। जो काम लीनियर मोमेंटम ट्रांसलेशनल मोशन में करता था वो काम एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में करता है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इट इज गिवन बाय आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी का अगर मैग्नीट्यूड लिखूं तो बन जाएगा आरपी साइन थीटा, अगेन वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी। अगर इसकी डायरेक्शन ढूंढनी हो तो हम अगेन बोल सकते हैं बाय राइट हैंड थंब रूल, हमें डायरेक्शन मिल जाएगा। एल को भी सेम हम बोल सकते हैं कि एक पॉइंट पे मिनिमम होएगा, एक जगह पे मैक्सिमम हो सकता है। कंडीशंस फॉर मिनिमम एल दैट इज 0L वुड बी थीटा 0 डिग्री हो जाए, थीटा 180 डिग्री हो जाए, या थीटा आर 0 हो जाए। सेम सिनेरियो जैसा टॉर्क का था, क्योंकि ये भी क्रॉस प्रोडक्ट के पैटर्न पे चल रहा है। मैक्सिमम के लिए एल हो सकता है आरपी, और थीटा यहाँ पे एक ही कंडीशन लगती है कि थीटा मस्ट बी 90 डिग्री। अगर मैं यूनिट फाइंड करूं तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम का यूनिट आता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे एक और आर है तो मीटर और लग जाएगा। क्या साइन थीटा का कोई यूनिट होता है क्या? Does sin theta have any unit? No, ma'am. No, it is a unitless dimensionless ratio. So the SI unit of angular momentum would be kilogram meter square per second. और इसका डायमेंशंस हम लिखे L वेक्टर के, तो डायमेंशंस would become ml2 t-1, ml2 t-1, ये इनके डायमेंशंस हो जाएंगे। तो क्वांटिटीज जो हमें सीखनी थी वो हमने सीख ली है। अब एक और डेरिवेशन आता है जो डीपीएस में वैसे जनरली हर साल पूछते हैं। वो डेरिवेशन का नाम है न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। लेकिन उससे पहले आप मुझे न्यूटन सेकंड लॉ होता क्या वो बता सकते हैं? कैन एनीवन टेल मी व्हाट मैथमेटिकल टर्म्स वर वी डीलिंग विद इन न्यूटन सेकंड लॉ इन ट्रांसलेशनल मोशन? था क्या सेकंड लॉ? F is equals to ma. F इज इक्वल टू ma कंक्लूजन था, न्यूटन सेकंड लॉ से डिराइव हुआ हुआ, लेकिन स्टेटमेंट में हम ये नहीं लिखते थे। मैम लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स से। चेंज इन लीनियर मोमेंटम बेटा F इज इक्वल टू dp बाई dt, ये हमने डिराइव किया था।
इफ यू गाइज रिमेम्बर, F इज इक्वल टू dp बाई dt, डिराइव नहीं, न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट यही है, सही था। तो फोर्स का एनालॉगस यहाँ पे कौन है, फोर्स की जगह यहाँ पे कौन आ जाता है, किसी को तो बताना पड़ेगा। अभी अभी हमने सीखा है फोर्स का एनालॉगस, जो काम फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन में करता है वही सेम काम टॉर्क 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 रोटेशनल टॉर्क मोशन में करता है। वेरी गुड। और लीनियर मोमेंटम की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। टाउ इज इक्वल टू dl बाई dt। एक्चुअली हमें ये डेरिवेशन करना है, हमें एक्सप्रेशन पता है, अल्टीमेटली यही आने वाला है, डेरिवेशन पूरा करके दिखाना है इसका, और ये पूछते हैं एग्जाम में। दिस इज नोन एज रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। इट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। रेडी फॉर द डेरिवेशन पार्ट? चलो, डेरिवेशन करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है, मैं इसको r क्रॉस p लिखूं या p क्रॉस r लिखूं, कुछ फर्क पड़ेगा? r क्रॉस p लिखूं या p क्रॉस r लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा? हाँ मैम, क्यों पड़ेगा? हम क्रॉस प्रोडक्ट, डेल्टा क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर, राइट है। r क्रॉस p इज नॉट इक्वल टू p क्रॉस r। सिमिलरली r क्रॉस f इज नॉट इक्वल टू f क्रॉस r। आप गलती से भी उल्टा मत लिख देना, टीचर मार्क्स काट देंगे सारे, ठीक है? आपको गलती से भी उल्टा नहीं लिखना है इसको। r क्रॉस p इज नॉट इक्वल टू p क्रॉस r। अब डेरिवेशन कर सकने के लिए स्टार्ट, एक आपको डिफरेंशिएशन का एक नया रूल सीखना पड़ेगा आज। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। कि अगर मान लीजिए दो चीजें साथ में मल्टीप्लाइड हो और इनका हमें डिफरेंशिएशन करना हो, तो पहले हम एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे और पहले को डिफरेंशिएट कर देंगे, और बाद में इन दोनों को ऐड कर देंगे। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। साइड में मैं पहले ही बता दिया ताकि जब मैं यूज करूं आपको पता चल जाए कि प्रोडक्ट रूल का कहना क्या है। दो क्वांटिटीज जो वेरिएबल हो, उसको आपको पहले एक को कांस्टेंट रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखना है, पहले को डिफरेंशिएट करना है। डेरिवेशन अगर स्टार्ट करूं तो मैं ऊपर हेडिंग डाल देती हूँ, डेरिवेशन है किसका? इट इज द रिलेशन बिटवीन L and tau, angular momentum and torque। ये न्यूटन सेकेंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। डेरिवेशन स्टार्ट कैसे होता है? L वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस P। L वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस P। On differentiating both sides with respect to time, dl by dt is equal to d by dt of R क्रॉस P। क्या r सारे पार्टिकल्स के लिए सेम रहता है? नो, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। क्या लीनियर मोमेंटम सारे पार्टिकल्स के लिए सेम है? नो, इट अगेन कीप्स ऑन चेंजिंग, बिकॉज लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू लीनियर वेलोसिटी। सिंस लीनियर वेलोसिटी सारे पार्टिकल्स की डिफरेंट है, तो लीनियर मोमेंटम भी सारे पार्टिकल्स का डिफरेंट होगा। तो दोनों वेरिएबल है, हम ये रूल लगाने की पोजीशन में आ गए। अब हम क्या करेंगे? पहले बोलो किसको कांस्टेंट रखूं, r को कि p को? आर ठीक है, r को कांस्टेंट रखा। r क्रॉस dp बाय dt, फिर हम रखेंगे p को कांस्टेंट, तो dr बाय dt क्रॉस p। याद रखना, मैंने देखो ये ऑर्डर चेंज नहीं किया। पहले r था तो मैंने r ही लिखा है, पहले r था तो मैंने r ही लिखा है, बाद में p था तो p ही लिखा है, बाद में p था तो p ही लिखा है। रीजन क्रॉस प्रोडक्ट है, आपकी मर्जी नहीं चलती है यहाँ पे। a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। आपको ये ऑर्डर मेंटेन करके रखना पड़ेगा वेक्टर्स का, भले आप कैसे भी डिफरेंशिएट कर रहे हो। फिर आप चाहे पहले ये वाला टर्म इधर लिख दो या ये वाला टर्म इधर लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑर्डर ऐसा ही रहना चाहिए। व्हाट इज dp बाई dt इक्वल टू? अभी अभी सीखा है, dp बाई dt किसके इक्वल होता है? फोर्स।
फोर्स. व्हाट इज dr by dt? पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये कल सीखा था हमने, भूल गई पब्लिक, मुझे पक्का पता है. dr by dt पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. From displacement. Omega. No. velocity. Velocity. Yes. dr by dt. हाँ, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? d theta by dt. अगर थीटा होता तो ओमेगा लिखती, आर है तो वी लिखना पड़ेगा ना. ओ ठीक है ठीक है ठीक है. क्रॉस m इंटू वी वेक्टर, क्योंकि लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट मास इंटू वेलोसिटी. अब ये बता दो, अब जो बच्चे क्लास में टेंशन पे कर रहे हैं ना, उन्हीं को पता होगा आर क्रॉस एफ किसके इक्वल होता है. टॉर्क. ये तने बोल रहा है क्या? नहीं, तो धीर है क्या? धीर है क्या ये? कौन? क्योंकि मेरे को पता नहीं चल रहा कहां से आवाज आ रही है. धीर है. यस यस, धीर. वेरी गुड, धीर. आर क्रॉस एफ इज टॉर्क. अच्छा, v क्रॉस v क्या हो जाएगा? क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स हो गए, तो v क्रॉस v किसके एक बराबर हो जाएगा? ये नूपुर बहुत कम बोलती है क्लास में. नूपुर को आंसर्स आते हैं फिर भी नहीं बोलते. नूपुर v क्रॉस v क्या होएगा? 0. अब देखा, वेट करती रहती है, कब मैम पूछेगी तभी बोलूंगी मैं आंसर. ऐसा थोड़ी ना होता है. तो dl by dt इज नथिंग बट टाउ. डिराइव हुआ कि नहीं हुआ? यही हमें डिराइव करना था. टाउ वेक्टर इज इक्वल टू dl by dt. धीर, यू आर डूइंग वेरी गुड. आई एम इम्प्रेस्ड. थैंक यू मैम. ये लेकिन भव्यदीप तो वीडियो बंद करके गायब हो गया. पक्का ये पढ़ नहीं रहा है क्लास में आज. भव्यदीप ने वीडियो चालू किया. नहीं मैम, यहीं पे हूं मैं. भव्यदीप तुम भी नहीं बोलते हो क्लास में. आई नो यू नो थिंग्स बट यू डोंट से इट. बोला करो यार क्लास में. अपनी क्लास है, इंटरैक्टिव बना के रखने का इसको. ठीक है. सो टाउ इज dl by dt. लास्ट टॉपिक फॉर टुडे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आता है क्या? लीनियर मोमेंटम लोगों को. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम याद है आप लोगों को? शनोफी, याद है? क्या होता है? हम उसका लास्ट इक्वेशन बोलूं सिर्फ? नहीं, स्टेटमेंट चाहिए मुझे सिर्फ. अच्छा चल शनोफी, टेल मी समथिंग. ये f जो होता है वो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल होता है कि ओनली एक्सटर्नल होता है? मैं वापस बोलूं, आपका आवाज कट गया था. ये जो f होता है, ये इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फोर्स है कि सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स है? हम सिर्फ एक्सटर्नल. हाँ, सिर्फ एक्सटर्नल है. सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस वुड बी 0. सिमिलरली ये टॉर्क भी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों हो सकता है, बट याद रखना सम ऑफ ऑल इंटरनल टॉर्क इज 0. सो इट इज ओनली टाउ एक्सटर्नल व्हिच इज इक्वल टू dl by dt. नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर मैं आपको याद कर रहा हूं तो हम बोलते थे आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में. आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जहां पे एक्सटर्नल फोर्स है 0. एक्सटर्नल फोर्स 0 तो dp by dt कितना? 0. किसी चीज का डिफरेंशिएशन अगर 0 हो जाए तो वो क्वांटिटी क्या होती है? किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 हो जाए तो दैट क्वांटिटी इज मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. किसी चीज का डिफरेंशिएशन अगर 0 हो जाए तो दैट क्वांटिटी इज 0. कांस्टेंट.
that quantity is constant, और इसी को हम बोलते हैं law of conservation of linear momentum. Similarly हमें आएगा law of conservation of angular momentum. Again हम बोलेंगे in an isolated system when external torque is 0. In an isolated system when external torque is 0. उसका मतलब क्या है? dl by dt is also 0, और dl by dt 0 हो जाए तो L कितना हो जाता है? Constant. So angular momentum remains conserved. That is the case. This is all about session कौन सा नाम आ रहा है ये वाला 7.3.